दीपेश एक लड़की के साथ बैठ करके घंटों बातें किया करता था, लेकिन जब उसे ये पता चलती है कि ये लड़की कौन है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। तो चलिए कहानी जानते हैं। ये कहानी धनबाद के एक ऐसे जगह की है जहाँ पे आज से करीब 3-4 साल पहले चोरियां बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो उस सोसाइटी के लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम यहाँ पे एक चौकीदार रख लें जो रात के वक्त यहाँ पे पहरा दे। तो वहीं पे सामने एक लड़का रहता था जिसे जॉब की ज़रूरत थी, वो पढ़ा करता था। दीपेश कहता है कि मैं ही यहाँ पे नौकरी करूँगा और मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, तो मैं दिन में तो अपने दूसरे वर्क करता हूँ और रात में मैं यहाँ पे काम कर लिया करूँगा। तो वो लोग मान जाते हैं और वो सूरज का बहुत ही अच्छा दोस्त था। सूरज एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था और उसे वेदों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था और दीपेश वो नौकरी करने लगता है। 2-4 दिन तो वो आराम से वहाँ पे चौकीदारी करता है, उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक रात ऐसा होता है कि वो जब अपने वर्क को करते करते सोसाइटी के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे रात के करीब 12:30 बजे वो पहरा दे रहा था और वहाँ से जब वो रिटर्न बैक आता है तो उसे वहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो जब पलट के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे ये लगता है कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। फिर वहाँ से वो निकल करके फिर से बैक आता है तो वहाँ पे उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो कि एक घर से आ रही थी। वो उस घर की ओर देखता है लेकिन ये सोच करके रुक जाता है कि किसी का फैमिली मैटर होगा, मैं क्यों जाऊं, और वो वहाँ से हट जाता है। जब वो बैक आ करके पहरा दे रहा होता है तो फिर से वो इस चीज़ को फील करता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो फिर पलट करके देखता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और वो इसी तरह रात गुजार देता है। सुबह वो सूरज से मिलता है और वो सूरज को सारी बात बताता है। तो सूरज कहता है कि ठीक है, आज देखो कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। और नेक्स्ट डे जब वह वहाँ पे पहुँचता है और फिर से वो उसी घर के सामने पहुँच जाता है, लेकिन जब वो इस घर के सामने पहुँचता है तो उसे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पहुँचते उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और वहाँ कोई भी नहीं था और वो घर बिल्कुल शांत था। लेकिन जब वो सेकेंड राउंड में वहाँ पे आता है तो अचानक से उसे उस घर से फिर से वही रोने की आवाज़ सुनाई देती है और सेम उसी टाइम पे करीब 12:30 बजे वो थोड़ा डर जाता है और वो ये झांक करके उसके घर से देखने की कोशिश करता है कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। मैं 2 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे किसी की रोने की आवाज़ सुन रहा हूँ, इसलिए वो खिड़की से झांकने की कोशिश करता है और जब वो अंदर झांक करके देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही भयानक सा चेहरा उसे नजर आता है। उस घर के अंदर में वो देखता है कि एक औरत पूरी तरीके से जली हुई है और वो इस चीज़ को साफ देख लेता है क्योंकि उस घर में लाइट्स जले हुए थे और वो बहुत बुरी तरीके से रो रही है और वो वहाँ से सीधा दौड़ता हुआ पीछे भाग जाता है। और वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो चीख नहीं पा रहा था। जैसा उसने फेस देखा वो डर से भाग करके आता है और सूरज को कॉल करता है। ये सारी बात बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। नेक्स्ट डे सूरज भी उसके साथ रात के करीब 12:30 बजे वो दोनों ही उस जगह पे पहुंचते हैं, उस घर के सामने, और उसे सेम वही आवाज़ सुनाई देती है और सूरज देख लेता है कि कोई बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा है। और जैसे ही वो वहाँ से थोड़ी दूर आ करके दूसरे साइड पे जाते हैं और दोनों बैठ जाते एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी सूरज की नज़र उस घर के दरवाजे पे पड़ जाती है। वो देखता है कि वहाँ से एक औरत का साया बाहर निकलता है और वो रोता रोता पूरे कॉलोनी में घूम रहा है। तो सूरज उसे कस के पकड़ लेता है दीपेश को और दिखाता है उंगलियों से कि वो देखो। जब दीपेश ये देखता है तो वो कहता है कि हाँ, ये वही औरत है। वो देखते हैं कि वो औरत पूरे मोहल्ले में राउंड लगाती है और आकर के फिर से वो खुश जाती है। तो सूरज उसे दिखाता है कि तुमने कुछ नोटिस किया? तो दीपेश कहता है कि हाँ, मैंने देखा कि वो दरवाज़ा खुला नहीं, वो विदाउट दरवाज़ा को खोले ही अंदर चली गई। तो सूरज कहता है इसका मतलब क्या है, तुम्हें समझ में आई?
वो कहता है कि हाँ, मैं समझ गया कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। तो सूरज उसे सारी कहानी बताता है। वो कहता है कि तुम्हें ये जान करके बड़ी हैरानी होगी कि वो कोई औरत नहीं है, वो एक आत्मा है। उस घर में उस औरत की जलने से मौत हो गई थी और वो घर बिल्कुल खाली रहता है। और जब तुमने मुझे ये बात बताई तो मैं इस चीज़ को जानने के लिए तुम्हारे साथ आ गया कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए। सुबह होती है, सूरज उसके लिए एक अभिमंत्रित तावीज़ लेकर के आता है और उसे पहना देता है। कहता है कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कितनी भी बुरी शक्ति क्यों ना हो, वो तुम्हें छू नहीं पाएगी। तो तुम इसे पहन करके ही यहाँ पे पहरा देना। और वो कंटिन्यू अपनी ड्यूटी को जारी रखता है। लेकिन इधर दीपेश की दोस्ती किसी और चीज़ से हो जाती है। जब वो पहरा देते देते उधर से गुजरता था तो उसे एक लड़की मिलती थी। वो लड़की ठीक रात के करीब 2:30 बजे वो घर से निकलती थी और वो दीपेश के पास आकर के खड़ी हो जाती थी और उससे घंटों बातें किया करती थी। तो दीपेश पूछता था कि आप इतनी रात को क्यों निकलती हैं? तो वो कहती थी कि मुझे समय नहीं मिल पाता है और मैं इस समय ही वॉक पे निकलती हूँ और घूम करके अपने घर चली जाती हूँ। 3 बजने से पहले ही वो वहाँ से चली जाती थी। ये कंटिन्यू हो रहा था। 1 वीकेंड पार हो जाता है। सूरज उससे जब भी मिलता था पूछता था कि अब कैसा लग रहा है, अब ठीक हो, अब तो ठीक है ना, तुम्हारी नौकरी सही चल रही है? तो दीपेश कहता था कि हाँ, अब मैं मस्त हूँ और मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। एक दिन वो उस लड़की से ठीक उसी समय मिलता है और उससे पूछता है कि आपका घर कहाँ है? तो वो दिखला देती है और वो पर डे उसी घर में जाया करती थी। दीपेश की उससे अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और वो उसे प्रपोज कर देता है और वो लड़की भी उससे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एक दिन वो उसके पास नहीं आती है तो दीपेश थोड़ा बुरा फील करता है। वो रात उसे बहुत भारी कटती है। सुबह में वो सूरज को सारी बात बताता है तो सूरज चुप हो जाता है और सूरज कहता है कि ये कैसे हो सकता है? तो दीपेश कहता है क्यों क्यों नहीं हो सकता है? तो सूरज कहता है कि तुम जा करके उसके घर में पता करो, तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। और वो जाता है। जाने के बाद वो उस घर को नॉक करता है और घर से एक आदमी निकलते हैं। वो पूछते हैं कि क्या बात है बेटा? तो वो कहता है मुझे सीमा से मिलना है। सीमा कहाँ है? तो वो जो आदमी थे वो उसके फेस को बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम किसकी बात कर रहे हो? वो मेरी बेटी है। दीपेश कहता है कि हाँ, मैं उनसे ही मिलने के लिए आया हूँ। वो पर डे घूमने के लिए आती थी लेकिन आज वो नहीं आई। वो अंकल कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी के साथ ही घूमते थे, उससे बात करते थे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि अंदर आओ। जब वो अंदर जाता है और वहाँ पे उसने सीमा के तस्वीर पे माला चढ़ी देखी तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उससे पर डे मिलता हूँ, वो मुझसे घंटों बातें किया करती है। वो कहते हैं कि उसे मरे करीब 1 साल हो चुके हैं, उसकी डेथ हो चुकी है। वो एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और हम लोग उस शादी से खुश नहीं थे, इस कारण उसने सुसाइड कर लिया। अब वो हमारे बीच नहीं है। दीपेश बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो आकर के सूरज से कहता है। तो सूरज उसे कहता है कि हाँ, तुम जो पर डे किसी से जो मिल रहे हो वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक आत्मा थी। मैं इस चीज़ को जानता था लेकिन मैं तुम्हें कैसे कहता? तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से ही उसके घर जाने के लिए बोल दिया और ये पता लगाने के लिए कि ये तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। वो कहता है कि अगर तुम इस धागे को नहीं बांधे रहते तो वो तुम्हें अपने साथ लेकर के चली जाती, वो तुम्हें मार देती, क्योंकि वो तुमसे इसलिए ही दोस्ती कर रही थी। वो तुम्हें क्या कहती थी? तो दीपेश कहता है कि हाँ, वो कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ और मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है। सूरज जब इस बात को जानता है तो वो कहता है कि तुम बच गए, वरना तुम्हारी मौत पक्की थी। और दीपेश किसी तरह से खुद को संभालता है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये नौकरी करनी चाहिए या नहीं। तो सूरज कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो भी चीज़ें दिखेगी वो तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं पाएगी, तुम आराम से अपनी नौकरी कर सकते हो।
और मैं हूँ। जब तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें फील होगी तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। कुछ दिन के बाद दीपेश को वो लड़की कभी नज़र नहीं आती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। ये कहानी डरावनी नहीं है, लेकिन ये रियल घटना है।